बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शुएब, टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मज़े की केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए बच्चों को अपनी तमाम की तमाम एलिजिबिलिटीज़ को एक्टिव रखना पड़ता है, अपनी तमाम के तमाम सेंसेस को एक्टिवेट रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बड़ी मज़े मज़े की बातें आप लोगों को सीखने को मिलती हैं। हाँ, मज़ा तो बात है जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जनाब बंदा ना चीज़ आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसके अंदर यूएचएस ने कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, कुछ चीज़ें जो है वो वेरिएट की हैं, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने की बजाय कुछ पुरानी चीज़ें निकाली हैं। लाइक क्रैकिंग निकल चुका है, और उन्होंने एक जनरलाइज टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर दी, जिसमें नॉमेनक्लेचर, जिसमें क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो मैं अपने इस लेक्चर में आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल बताऊंगा। फिर जो मैंने आगे आप लोगों से स्टार्ट लेना है वो हाइड्रोकार्बन्स वाला यूनिट होगा, जो कि अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट कंसिडर किया जाता है। बड़ा इस यूनिट में इससे पहले कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊं, आप लोगों के इस यूनिट का जो कोर्स कंटेंट है उसके हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो देता चला जाऊं। इस यूनिट के कोर्स कंटेंट के अंदर आप लोगों ने याद रख लेना है कि सबसे पहले नंबर पर आपको दिखेगा टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बताता चला जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, ऑर्गेनिक कौन है कौन नहीं है इसके बारे में देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि इसी के साथ ही हम लोगों ने फिर टॉपिक पढ़ लेना फंक्शनल ग्रुप का। लो जी बेटे, फंक्शनल ग्रुप के बाद साथ साथ हम लोग नॉमेनक्लेचर को भी डिस्कस करते चले जाएंगे। वैसे तो सारी की सारी क्लासेस की इकट्ठी नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है, जैसे जैसे जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट होगी तब भी नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। आज थोड़ी सी जनरल भी नॉमेनक्लेचर के रोल्स पढ़ाऊंगा। तो नॉमेनक्लेचर है नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फिशन होती है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन, उसके ऊपर बात होगी। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, ये ज़ाहिरी तौर पर तो आप लोगों को इस यूनिट में लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, पहले बकायदा क्लियर कर लिखा था, लेकिन ये मौजूद है क्योंकि रीज़न क्या है, वहाँ पे आगे हम लोगों ने पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स और उनके डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में पढ़ना है इनके अंदर, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ना है इनके अंदर, और इसी तरह फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा जाएगा इनके अंदर। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स, ये एक टॉपिक होगा बड़ा इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6th नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे होंगे आइसोमरिज्म। तो बेटा ये टोटल 6 टॉपिक का एक यूनिट है जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना हो तो क्या प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप, ये 2 चीज़ें डिस्कस कराऊंगा। फिर अगले यूनिट में अगले लेक्चर के अंदर नॉमेनक्लेचर की बात हो रही होगी। 3rd लेक्चर होगा होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिशन, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर, फ्री रेडिकल्स के ऊपर, और आखिर में आइसोमरिज्म वाला जो है वो टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आइए ज़रा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम क्विक चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? एंटीडेस पढ़ा रहा हूँ, एंटीडेस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे कहते हैं, बात करते हैं। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, सब बच्चों को पता है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये भी पता है, लेकिन एक्सेप्ट किसके? कार्बोनेट्स के, बाइकार्बोनेट्स के, और भी लिख देता हूं कार्बाइड्स के, और भी साथ में लिख देता हूं। देखिए हमारे पास कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड सायानाइड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड नहीं होते। कार्बन होती है इन सब कंपाउंड्स के अंदर,
लेकिन उनको ऑर्गेनिक नहीं कहते, बेटा ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि कार्बोनेट्स को एक्सक्लूड कर देना है, बाइकार्बोनेट्स को एक्सक्लूड कर देना है, कार्बाइड्स को एक्सक्लूड कर देना है, साइनाइड्स को एक्सक्लूड कर देना है। एंटीडस पढ़ाते हुए मैं बच्चों को 100 बातों की एक बात कहता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 2 कंडीशंस याद रख लीजिएगा बस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी? एक है देयर मस्ट बी कार्बन, देयर मस्ट बी कार्बन। कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। कार्बन के साथ कंपाउंड इनऑर्गेनिक हो सकता है, लेकिन कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। मतलब यह कि कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंक्लूड ना किया जाए। बेटा देयर मस्ट बी ए कार्बन, नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाएगा दैट कार्बन मस्ट बी ए मेन डोमिनेटिंग कार्बन, मस्ट बी ए डोमिनेटिंग कार्बन, मस्ट बी ए डोमिनेटिंग कार्बन। ये एक डोमिनेटिंग कार्बन होनी चाहिए, दैट मस्ट बी ए डोमिनेटिंग कार्बन, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस फैक्ट। तो मैंने अपने बच्चों को एक बात बतानी है जो आप लोगों ने अब जान ली, कि मैं अगर आप लोगों से कहता हूं कि यार सोडियम बाइकार्बोनेट को देखो, कार्बोनिक एसिड को देखो, सोडियम कार्बोनेट को देखो, बाइकार्बोनेट को देखो, इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड को देखो, इसके अलावा पोटाशियम सायानाइड को देखो। क्या आपको ये जो मैंने कंपाउंड्स बनाए हैं, इन कंपाउंड्स में आपको कार्बन दिख रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये पड़ी कार्बन, ये पड़ी कार्बन, ये पड़ी कार्बन, ये पड़ी कार्बन और ये पड़ी कार्बन। तो बेटे अगर मैं इसी तरह हाइड्रोजन सायानाइड भी लिख देता हूँ HCN, तो इन सब के अंदर आपको कार्बन तो नज़र आ रही है, कार्बन तो है, लेकिन ये डोमिनेट करने वाली कार्बन नहीं। अब डोमिनेट करने वाली कार्बन किसे कहते हैं? रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे फ्रंट पे आने वाला एलिमेंट, अपना आप दिखाने वाला एलिमेंट, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला एलिमेंट, तमाम के तमाम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट अगर कार्बन हो तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये जो कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना है तो इसी कार्बन पे अटैक करना है। यहाँ पे अगर मैं अल्काइल ग्रुप्स ऐड करता चला जाऊं तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी इफेक्ट होगी। कार्बन नंबर घटने से, बढ़ने से, कार्बन नंबर चेंज होने से, अगर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ रही है तो समझ जाओ वहां पे डोमिनेटिंग एटम कौन मौजूद है? कार्बन मौजूद है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं जब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाला जो एलिमेंट है वो अगर कार्बन हो, डोमिनेटिंग एटम अगर कार्बन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, बेटा अकेला एक तने तनहा कार्बन मगर सेंट्रल एटम के तौर पे मौजूद है और उसके सराउंडिंग में 4 क्लोरीन लगे हुए। 4 क्लोरीन के होने के बावजूद जो जकड़ के इनको रखे हुए हैं, जिसकी परमिशन के साथ प्रॉपर्टीज शो होनी है, वो कार्बन एटम है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड करते हैं। अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। याद रख लीजिएगा, ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा। जरूरी नहीं है ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर मेनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन बट नॉट ऑर्गेनिक। समझ रहे हो बात को? ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इनमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, साइनाइड्स वगैरह, कार्बाइड्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ये बात आप लोगों को अब ज़हन में रख लेनी चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑफ कोर्स आपको पता है ये मीथेन का डेरिवेटिव है CCl4, इसलिए हम लोग इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में इंक्लूड करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिफरेंट अंदाज में आप लोगों को लेके चलता हूँ एक MCQ की फॉर्म में, ठीक है? तो क्यों ना एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने मैंने डिस्प्ले किया। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन अगर आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हो रहा तो इट डजेंट मैटर, इसका भी हल है मेरे पास।
वो मैं आप लोगों के लिए हल शो कर देता हूँ. This one is now available for you people. जी जनाब, इसको भी रेस कर देते हैं इंडिविजुअली पैचेस को. जी जनाब, ज़रा देखिएगा कि क्या ये जो आप लोगों के सामने अब मैंने क्वेश्चन रखना है ये आप लोगों को आता है या नहीं. Which one of the following is organic in nature? Which one of the following is organic in nature? आपने कहा सर आपने ना हमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी. अब आइए ज़रा देखते हैं उन चीज़ों को आप लोग अप्लाई करते हैं या नहीं. अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा को अगर आप गौर से देखें, अल्फ़ा को देखें तो ये आप लोगों को वो फॉर्मल्डिहाइड वाला फील दे रहा होगा. जहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड आता है तो समझ जाओ वहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे और वो ऑर्गेनिक नेचर के होंगे. बिल्कुल कार्बोनिक एसिड भी वैसा ही है. कार्बोनिक एसिड भी बच्चों बिल्कुल वैसा ही है स्ट्रक्चर में, दिखने में, मगर इसकी कार्बन डोमिनेटिंग नहीं है. इसके मोस्टली रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन अपना आप दिखाती है, इसमें कार्बन डोमिनेट नहीं कर रही, तो इसलिए कार्बोनिक एसिड को मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं करूँगा, फॉर्मल्डिहाइड को करूँगा. सवाल था ऑर्गेनिक इन नेचर कौन सा है. ये है आपके पास H2C2O4. अगर आप देखें तो ये ऑक्सैलिक एसिड है जनाब. ऑक्सैलिक एसिड को इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है जिस अंदाज से आप लोग देख रहे हो. और ऑफ कोर्स इसमें ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है कार्बोक्सिल जिसमें कार्बन डोमिनेटिंग होती है, ये भी ऑर्गेनिक है. हाइड्राजीन कार्बन ही नहीं है. जब कार्बन ही नहीं है तो ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है. तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी. हाइड्राजीन के बारे में मैं बच्चों को एक बात बताता होता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फिजिकल क्लासेस में मैंने बड़ी डिटेल के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बात की है. हाइड्राजीन N2H4 के ऊपर बात करने जा रहा हूं. याद रख लीजिएगा, सवाल आए कंपाउंड बाय नेचर इनऑर्गेनिक but properties like organic, properties like organic. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे, इनऑर्गेनिक कहेंगे. जो नेचर में इनऑर्गेनिक हो लेकिन प्रॉपर्टीज शो करे ऑर्गेनिक के, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास जो है वो शो करती हैं. ऑफ कोर्स कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं हमारे पास, जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बेटे शो हो रही हैं वो ऑर्गेनिक जैसी. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन एज फ्यूल यूज़ होता है. हाइड्राजीन एज ए फ्यूल यूज़ होता है. बेटा अगर कोई कंपाउंड एज ए फ्यूल यूज़ होता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टी है. एज ए फ्यूल यूज़ होना ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, याद रख लीजिएगा. लेकिन हाइड्राजीन में आपको कोई कार्बन एटम नहीं दिख रहा तो फिर तय कर लो कि हाइड्राजीन बाय अगर नेचर देखोगे तो इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है लेकिन प्रॉपर्टीज एज ए फ्यूल वगैरह अगर यूज होता है तो प्रॉपर्टीज लाइक ऑर्गेनिक जो है वो शो करता है. इस बात को अच्छे तरीके से जहन में रखते हुए, माइंड में रखते हुए, क्लियर रखते हुए आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं. कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी है. ये मैं अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले यूनिट के अंदर भी आपको बात बता चुका हूँ. ये बात अब आप लोगों के लिए नई नहीं है. शायद आप लोगों को इस पर अब इतनी ज़्यादा खुशी और हंसी भी ना आए. मैं आगे चलता हूँ. मैं एक कंपैरिजन पढ़ाना चाहता हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का. प्रॉपर्टीज ऑफ टिपिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है. बॉन्डिंग विद मॉलिक्यूल, फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉर्मल फिजिकल स्टेट, flammability, solubility in the water, conductivity and rate of the chemical reaction. ये ज़्यादातर वो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफ्रेंशिएट होती हैं. बेटा बॉन्डिंग यूजुअली कोवेलेंट और इनऑर्गेनिक में मोस्टली आयोनिक होती है. फोर्सेस आपको पता है जनरली वीक इंटरमॉलिक्यूलर, लेकिन आयोनिक में स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम क्लोराइड वगैरह एक्सेट्रा. नॉर्मल फिजिकल स्टेट, गैसेस, लिक्विड्स या लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड, जनरल बातें हो रही हैं.
यहाँ पे यूजली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले सॉलिड, जैसा कि आपको पता है सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 801 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी का इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। फ्लेमेबिलिटी आपको पता है ये वोलेटाइल होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, पेट्रोल वगैरह इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ये यूजली नॉन फ्लेमेबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी आपको पता है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे नॉन पोलर नेचर की बेस पर, और ये सॉल्युबल होंगे पोलर नेचर की बेस पर। आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक मोस्टली कंडक्टर होते हैं आयंस की मोबिलिटी की वजह से। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ना मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है इनका, इनके फास्ट रिएक्शन होते हैं और सिंपल रीअरेंजमेंट वगैरह जैसे या डिस्प्लेसमेंट वगैरह रिएक्शन जैसे। ये था एक कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपैरिजन, जो कि आप लोगों के सामने मैंने डिस्प्ले किया। आप लोगों के सामने ये कंपैरिजन डिस्प्ले हो चुका है। इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, टॉपिक को लेकर के चलता हूँ, फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। जब आप लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हो एफएससी के अंदर, तो आप लोग कहते हैं सर जी हमने रट्टा लगा हुआ है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड which imparts specific properties to an organic compound is and also decides the class of compound, क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। लंबी चौड़ी डेफिनेशन। एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो एक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेरे बच्चों इसको फंक्शनल ग्रुप तो कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप वाले स्पीशीज जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन कोई आपसे कहे यार इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके बताओ कि फंक्शनल ग्रुप को कहते क्या है, तो बेटा ये रही एंटिडस के हवाले से फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन कि मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप, जिस पर नॉमेनक्लेचर डिपेंड करती है, जिस पर IUPAC नेम्स डिपेंड करते हैं, जिस पर क्लास ऑफ द कंपाउंड डिपेंड करती है, जिस पर कंफर्मेटरी टेस्ट डिपेंड करता है। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फंक्शनल ग्रुप, जिसकी बेस पर ये समझ ले सब कुछ डिपेंड करता है। फंक्शनल ग्रुप के हवाले से चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँ। ये मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप वाला टेबल है जो आप लोगों की बुक्स में आप लोगों ने पढ़ना है। याद रख लीजिएगा, सवाल आए कौन सी क्लास ऑफ द कंपाउंड्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ अल्केन्स नो फंक्शनल ग्रुप। वो आपकी बुक में ना टेबल में अल्केन्स लिखकर तो आगे फंक्शनल ग्रुप के नेम में जो है वो फंक्शनल ग्रुप में वो नन लिखा हुआ, तो बच्चे समझते हैं कि अल्केन्स के फंक्शनल ग्रुप का नाम नन है। नन इज़ नॉट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नन का मतलब है नो फंक्शनल ग्रुप। तो अल्केन्स विदाउट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, प्योर अल्केन्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अल्कीन्स डबल बॉन्ड मौजूद है, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, अल्कोहल्स OH ग्रुप मौजूद होगा। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स और उनसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स ये लिखी हुई है। ये फार्मूला इनके एक एक कंपाउंड का, ये नेम, इथीन, इथाइन, और इनकी क्लास के हवाले से बात करूँ तो बेटे डबल बॉन्ड के साथ अल्कीन्स होंगी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ अल्काइंस होंगी, OH के साथ अल्कोहल्स होंगी, ठीक है। नेम ऑफ कंपाउंड की क्लास, ये हमारे पास ईथर होगा, ये हमारे पास एल्डिहाइड होगा जिसमें ये फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसको कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ईस्टर एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये अमाइनो फंक्शनल ग्रुप के साथ एमाइंस हैं, इसमें हमारे पास प्राइमरी एमाइंस आ जाती है कि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी आ जाती है अगर 2 कार्बन से जुड़े हो, टर्शरी आ जाती है अगर 3 कार्बन से जुड़े हो। एमाइड फंक्शनल ग्रुप है जिसको एसिड एमाइड भी कहते हैं। मैं एक जगह पे बच्चों को बताना चाह रहा था कि अगर ये कुछ इस तरह से सूरत हाल हो जाए, डबल बॉन्ड बन जाए नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, इसको आई माइनो या आई माइनो तो मैं पार्ट ऑफ द जोक था, इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसको बोला जाएगा। और ऐसी क्लास होते कंपाउंड्स ई माइंस होंगी, ए माइंस की बजाय ई माइंस होंगी। ये आप लोग जो है देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह का हुआ कि अगर आप लोगों के पास इमाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो वो कुछ इस जैसा होता है, ठीक है, इमाइड फंक्शनल ग्रुप। मैं अगर यहाँ से आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे इनके दरमियान एस्टैब्लिश्ड कर दिया जाए और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दी जाए, तो ये हमारे पास इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर जाएगा। यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर नाइट्रोजन NH2 के साथ जुड़ती है तो ये अमाइनो वाला सीन होगा,
लेकिन अगर डबल बॉन्ड बन जाता है तो ये इमीनो के साथ होगा, ठीक है जी, अनसैचुरेटेड के हवाले से बात होगी। तो बाकी भी फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी हैं बुक के टेबल वाले ये आप लोगों ने देख लेने, ये जस्ट चंद एक जनरली आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, जो फंक्शनल ग्रुप थे इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करने थे, ये मैंने शो कर दिए। अब आप लोगों को अगर मैं थोड़ी सी बात ये बताऊं कि इन फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के हवाले से पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि फ़लाँ कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फ़लाँ कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं यार, क्यों ना सबसे पहले आप लोगों को मैं आइडिया दूं कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट लेना हो। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ से जनाब, यूरिया से। देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझे बताएंगे कि ये जो यूरिया है ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब जानते हैं बिल्कुल, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया गया था, वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई थी। NH2 ट्वाइस CO तो सबको पता है इसका फॉर्मूला, लेकिन बेटे कहीं पे CH4N2 लिखा हो तो इसको मीथेन और लाफिंग गैस का कॉम्बिनेशन मत समझ लीजिएगा आप, बराए मेहरबानी। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यूरिया का लिखा हुआ है, नीचे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और अगर मैं इस तरह का इसका फार्मूला बना देता हूँ तो ये इस वक्त यहाँ पे इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कहला सकता है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि कोई मुझे बताएं फंक्शनल ग्रुप यूरिया में कौन सा है, यूरिया में पड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जब आप लोगों ने ज़हन में रख लेना। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये देखें ये कार्बोनाइल पड़ा हुआ है, कार्बोनाइल बोल देते हैं, नो। कुछ कहेंगे सर ये देखें अमाइनो पड़ा हुआ है, तो बेटे अमाइनो कार्बोनाइल दोनों फंक्शनल ग्रुप आपको इसमें पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब यूरिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाया गया तो इसने ना कार्बोनाइल का कन्फर्मेटरी टेस्ट शो किया, ना अमाइनो का कन्फर्मेटरी टेस्ट शो किया, बल्कि इसने कार्बोनाइल और अमाइनो को कंबाइन करके देखें तो क्या बनता है, एमाइड। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट जो है वो शो किया। तो कोई आपसे कहे यूरिया गिव कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए एमाइड फंक्शनल ग्रुप, अमोनिया गैस प्रोड्यूस करना, कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यूरिया के फंक्शनल ग्रुप का कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो एमाइड फंक्शनल ग्रुप का दिया, तो यूरिया का फंक्शनल ग्रुप पता चल गया एमाइड। यूरिया के इस कन्फर्मेटरी टेस्ट से पता चला कि इसने ना कार्बोनाइल ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज शो की ना अमाइनो वाली, बल्कि अमाइनो और कार्बोनाइल को मिला लिया जाए तो एमाइड बनता है, जिसको एसिड एमाइड भी कहते हैं। तो इसने एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ शो की। तो इस तरह बेटे प्रॉपर्टीज़ शो करके चेक किया जाता है। कोई आपसे कहे पेपर में सवाल आए कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी होगी, तो अब आप यूरिया को एमाइड्स में इंक्लूड करेंगे। लगे हाथों IUPAC नेम भी ना पढ़ लिया जाए, IUPAC नेम, यूरिया का IUPAC नेम बहुत आसान है और आई एम श्योर कि आप लोगों में से मोस्टली बच्चे बता सकेंगे। देखिए एक कार्बन का एमाइड कैसा होना चाहिए, पेरेंट नेम एमाइड ही होगा, तो एक कार्बन का नेम होगा मीथेन, होता है ना मीथेन। मीथेन का एंडिंग ई हटाकर इस ई की जगह पे मैं एमाइड लगा दूंगा, तो देखो ये क्या बना, मिथेनामाइड। क्या बना, मिथेनामाइड। तो मिथेनामाइड तो इतने हिस्से का नाम है ये जो मैंने यहाँ पे शो किया। व्हाट अबाउट दिस ग्रुप जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप, दूसरा अमाइनो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक अमाइनो ग्रुप पार्ट ऑफ द एमाइड होगा, तो इस अमाइनो ग्रुप का नाम रख दिया जाएगा शुरू में। तो ये देखो एमाइनो मिथेनामाइड। तो मैंने आपको आज पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम बता दिया, अमाइनो मिथेनामाइड। इसलिए बेटे अब आप लोगों को ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप पहचानना बड़ा। आप कहेंगे सर आपने इस पर कार्बोनाइल और एमाइनो क्यों नहीं शो किया, मैं कहूँगा बेटे उसके शो ना करने की वजह है प्रियोरिटी ऑर्डर, कि अगर आपके पास एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हों तो आप प्रियोरिटी ऑर्डर की बेस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेरेंट या मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा,
कौन सा ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा, किसको प्रेफरेंस में पहले आना चाहिए और एज ए पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होगा, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी वही होंगी। आइए जरा यहाँ पे आप लोगों के सामने एक ऑर्डर बता दूं बेटा, ये एक जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। आप लोगों का सवाल अगर जेहन में आया, सर सानू दसो सानू किंज पता चलेगा केड़ा फंक्शन ग्रुप पहलों आएगा, केड़ा बाद जाएगा, केड़ा पेरेंट होएगा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले सिरे फरिस्त कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जो कि आपको पता है 4 डेरिवेटिव्स हैं। एक एसिड हेलाइड जो ये लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद एनहाइड्राइड्स की रिएक्टिविटी आती है, उसके बाद एमाइड की रिएक्टिविटी आती है, और सबसे कम डेरिवेटिव्स के अंदर एस्टर्स की रिएक्टिविटी है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का ऑर्डर आ गया। यानी कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एमाइड हो और एस्टर हो, तो प्रेफरेंस मिलेगी कार्बोक्सिलिक को। उसके बाद साइनाइड या नाइट्राइल्स आ जाते हैं। अब आप कह रहे थे सर आपने पहले कह दिया कि साइनाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, तो आप यहाँ पे आपने साइनाइड में शामिल कर दिया। बेटे याद रख लीजिए कि जब ये साइनाइड्स किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच होंगे तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह नहीं अटैच हुआ, अब यहाँ पे मिथाइल इथाइल वगैरह अटैच हो गए। जब ये एज ए फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में इंक्लूड हो जाते हैं। अगर ये बेचारे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो या ये पोटाशियम वगैरह के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इन केसेस के अंदर हम लोग कभी भी इनको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। जब ये अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच होंगे मिथाइल इथाइल वगैरह के साथ, तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास या साइनाइड्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो बच्चा पार्टी ये बात तय कर लीजिएगा कि साइनाइड्स विद पोटाशियम या हाइड्रोजन तो इनऑर्गेनिक कंसिडर की जाएंगे, लेकिन जैसे ही अल्काइल ग्रुप के साथ ये आ जाते हैं तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में शामिल हो जाएंगे। तो बेटा देखिएगा, साइनाइड के बाद फॉर्माइल आता है, फॉर्माइल के बाद कीटोन आता है, कीटोन के बाद हाइड्रोक्सिल, फिर एमाइंस यानी कि अमाइनो ग्रुप, फिर अल्काइल हेलाइड, फिर ईन्स, फिर एरीन्स, फिर आइंस और फिर एन्स। और मैं आपको बता दूं सबसे एंड पे नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप आएगा। एक एमसीक्यू आता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा, तो नाइट्रो एज सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है, तो ये आप लोगों के पास एज ए ब्रांच कंसिडर किया जाएगा। अब आप लोग गौर से सुनो, एक कंपाउंड में 3 फंक्शनल ग्रुप्स है, तो पेरेंट वही होगा जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, बाकी दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे पास पेरेंट की बजाय सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किए जाएंगे। मैं लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। ये रहा मेरे बच्चों लैक्टिक एसिड, जिसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं आप कहेंगे सर जी 2, एक कार्बोक्सिलिक और एक हाइड्रोक्सिल। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, नेम इसका वही है 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। कोई आपसे कहे कि इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ऑफ कंपाउंड है, और 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उम्मीद है तुम लोगों को फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड ये बातचीत जो है वो समझ आई होगी। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा आंसर, लेकिन फिर भी सोच समझ के थोड़ा सा फैसला कीजिएगा कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं ये स्ट्रक्चर दे करके और सवाल ये पूछता हूं द अबव स्ट्रक्चर कंटेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो पेपर में एक तो आएगा टोटल फंक्शनल ग्रुप, फिर आपसे पूछा जाए टाइप्स फंक्शनल ग्रुप्स की, फिर आपसे पूछा जाए मेजर या पेरेंट फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होगा फिर, और IUPAC नेम और नॉमेनक्लेचर। बेटे ये सारे वो फेमस क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पे गौर करें। अगर आप कहेंगे सर मुझे एक ये अमाइनो ग्रुप फंक्शन ग्रुप के तौर पे नज़र आ रहा है क्योंकि आगे कार्बन जुड़ी हुई है। आप कहेंगे सर ये पड़ा हुआ दूसरा फंक्शन ग्रुप एमाइड। सर मैंने जैसे ही आगे देखा मुझे दोबारा एमाइड नज़र आया CONH।
जैसे मैं आगे पहुंचता हूं तो मुझे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नज़र आ जाता है। तो इसका मतलब है एक टाइप तो कार्बोक्सिलिक है, दूसरी टाइप एमाइड है और तीसरी टाइप एमाइनो है। कोई चौथी टाइप फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। टाइप्स हैं 3, टोटल कितने प्रेजेंट है 4, फिर ये 2 दफ़ा एमाइड इंक्लूड किया जाएगा। तो 3 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए और पेरेंट या मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक और ऑर्डर यही बनेगा, पहले पे कार्बोक्सिलिक, दूसरे पे एमाइड और तीसरे पे एमाइनो। तो ये बना इसका आंसर बीटा। इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिस तरह ये क्वेश्चन है बड़ा फेमस कि विच फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप्स आर द सब्सटेंस पिक्चर्ड कंटेन। अब आप लोग बच्चे बाद दफ़ा जल्दबाजी में यहाँ पे समझ लेते हैं ऑक्सीजन और इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप समझ के, तो जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड चार्ली ऑप्शन लगा देते हैं। बिल्कुल गलत बात है बेटा, गौर करें, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन अटैच है। क्या अटैच है? कार्बन अटैच है। तो बेटे ये देख लीजिएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है और ये OH ग्रुप दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटे याद रख लीजिएगा, इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और इसमें अल्कीन मौजूद है। और इसका अगर IUPAC नेम भी साथ ही प्रैक्टिस कर लिया जाए तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे CH2 और CH3 मौजूद होगा। नंबर 2 पे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटीन, स्मॉल लेटर के साथ 1 ब्यूटीन। तो 2 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटीन होगा इस कंपाउंड का नाम और इसमें अल्कोहलिक और अल्कीन ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे। समझ आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटे मैंने अपने इस यूनिट में, इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंपैरिजन बताया, फंक्शनल ग्रुप के हवाले से बताया, आप लोगों को यूरिया का फंक्शनल ग्रुप बताया कि यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बताया, ये सारी बातें। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो नॉमेनक्लेचर के ऊपर थोड़ी सी जाएगी, अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह ताला वो होगा क्लासिफिकेशन के ऊपर और उसके बाद आगे आप लोगों को यूनिट की रिमेनिंग बातें बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। खुदा हाफिज़।